नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में पेश हुआ हंगामा खेज बजट, मुखालफत में उतरे अवाम। जिला शिगर के तालिबे इल्मों को गुज़िश्ता 8 बरसों से स्कूल बिल्डिंग का इंतजार। और श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ट्रेड शो का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गुलामी भरी जिंदगी बिताते हुए थक गए हैं। ना तालीम, ना रोजगार, ना कारोबारी मौके। जेरात का शोभा बर्बाद है और सन्नतें हैं नहीं। मजबूरी ये है कि यहाँ के अवाम भले ही कितनी मेहनत कश हों, कितने दानिश्वर हों, लेकिन गुलामी में रहने की वजह से ये लोग अपने फैसले नहीं ले सकते। गुज़िश्ता दिनों ये बात एक बार फिर बजट के दौरान देखने को मिली। इस्लामाबाद से जो लिख कर आया, मौजूदा वजीर खजाना मोहम्मद इस्माइल ने असेंबली में ज्यों का त्यों पढ़ दिया और लो पेश हो गई बजट की फॉर्मेलिटी। इस बजट से नाराज हिज़्ब मुखालिफ लीडरान मुत्तहिद होकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान महरूमियों से भरा वो इलाका है जो अपने दामन में कुदरत की बेपनाह दौलत समेटे हुए है। इसके आगोश में दरिया, बागान, पहाड़, दरख्त और बेशकीमती पत्थर छुपे हुए हैं। इस खजाने के अलावा यहाँ हर मौसम में पानी से लबालब भरे रहने वाले दरिया हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है इन सब पे इख्तियार। ये इलाका पाकिस्तान की गुलामी में सहला सहल पिसता चला आ रहा है। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी अवाम महरूमियों का शिकार है। इन्हें छोटे बड़े हर मसले के लिए इस्लामाबाद की तरफ हसरत भरी निगाहों से निहारना पड़ता है, फिर बात चाहे बजट की ही क्यों न हो। हालिया दिनों यहाँ पेश किए गए बजट से अवाम और सियासतदान सभी नाराज नजर आए और बजट पेश होते ही इसकी मुखालफत शुरू हो गई। अवाम दुश्मन हर बजट नामंजूर नामंजूर। इस हुकूमत को, इस अवाम दुश्मन बजट को भी इंशाअल्लाह हम आपके तवस्सुत से, इंशाअल्लाह खुदा की ताईद और नुसरत से इंशाअल्लाह हम इनके लिए वो घड़ा बनाएंगे कि ये इस घड़े में वो एक उल्टे मुंह और औंधे मुंह गिर जाएंगे ये लोग। मैं अभी भी कहता हूँ, हमारा कोई शौक नहीं है आपके साथ सड़कों पे आए, हमारा कोई शौक नहीं है आपको जलील करें, हमारा कोई शौक नहीं है आपको रगड़ा दें। आपके अमाल काफी हैं, आपकी सियाहकारियां काफी हैं इस गिलगित बल्तिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के लिए। किसकी तरफ? अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के लिए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पेश हुए बजट के खिलाफ मुख्तलिफ जमातें सड़कों पर उतर आईं। इनका कहना था कि बजट से महंगाई में इजाफा होगा। रोजमर्रा की अशिया इतनी महंगी हो जाएंगी कि उन्हें खरीदना आम आदमी के बस में नहीं होगा। इन लीडरान ने बजट में तरमीम करने और इसे फिर से पेश करने के लिए कहा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने बड़ी जल्दी में बिना किसी तैयारी के बजट पेश किया है। अगर पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत ने सौतेला रवैया दिखाते हुए इस इलाके के लिए फंड में कटौती की है तो वजीर आला हाजी गुलबर खान को सख्ती से इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी। 2024 का बजट पेश किया गया, जिस पे हमारे काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने वॉकआउट किया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसमें ख़वातीन के लिए, जो ज़ाती तौर पे मैं कहना चाहूँगी, ख़वातीन के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं रखा। हम 6 ख़वातीन हैं और गवर्नमेंट में जो है 4 ख़वातीन है, इसके बावजूद ख़वातीन के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। तो ये बजट जो है अवाम दोस्त बजट होने के बजाय अवाम दुश्मन हमारा बजट पेश किया गया। एहतजाज कर रहे लोगों की नाराजगी इसलिए भी जायज है क्योंकि बजट में तरक्याती काम, सेहत और तालीम के लिए बेहद कम रकम मुख्तस की गई है। ऐसा इसलिए कि मकामी हुकूमत के पास आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है। यहाँ से टैक्स पाकिस्तान वसूलता है और बदले में इस इलाके को ग्रांट दी जाती है। सड़कों की तोसी, नए पुलों की तामीर, फ्लाईओवर की तामीर जैसे मंसूबे तो इस बजट में मुकम्मल हो नहीं सकते और अब तो जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे वो तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, उनकी पेंशन और बदनवानी में ही खर्च हो जाएंगे। अब ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान भला कैसे
तरक्की के ख्वाब संजो सकता है। पाकिस्तान पूरी तरह तबाह बर्बाद है, ये सबको पता है। बेईमानी अपनी अरूज पे है, ये सबको पता है। करप्शन हर जगह है, सबको पता है। अब इसमें एक ईमानदाराना काम, इसके अंदर ये सारी चीजें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान उसकी कॉलोनी है, तो इसका क्या हशर होगा वो हम खुद जानते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान का बजट कोई मुल्क का बजट भी नहीं है कि जिससे जो है वो गुर्बत और अमीरी में कोई फर्क आ जाए। कुछ वो तो वफाक थोड़े से पैसे देता है, वो तो वहां से खैरात के नाम पे देता है। हमारे नजदीक तो खैर बड़ी रकम बनती है हमारा हक, लेकिन उससे कम ही दिया जाता है। हमारा दावा यह है खैर ये एक अलग बेस है, तो उस पैसे का प्रॉपर इस्तेमाल और सही इस्तेमाल जो है ये इस बजट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। न इसका सही इस्तेमाल होना है, न इसका प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को अगर ज्यादा कुछ न दिया जाए, सिर्फ उसके कुदरती वसाइल पर उसके इख्तियारात ही उसे सौंप दिए जाए, तो ये पूरा इलाका न सिर्फ गुर्बत से पूरी तरह बाहर निकल सकता है, बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा हरगिज नहीं होने देगा, क्योंकि उसके लिए पूरा गिलगित बल्तिस्तान सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी है और उसको वो हरगिज नहीं छोड़ सकता। नतीजतन यहाँ साल दर साल इसी तरह के बजट बनते रहेंगे और अवाम इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसते चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इस इलाके की महरूमियों की न कभी फिक्र सताती है और न कभी उसने ये सोचा कि चलो हर वक्त हमने इस इलाके से कुछ न कुछ हासिल किया है, आज इसके लिए कुछ करते हैं। ये कहा जा सकता है कि मौजूदा बजट ने अवाम को पूरी तरह मायूस किया है। जब मकामी असेंबली अपना बजट तक नहीं बना सकती तो भला पूरे खित्ते को कैसे चला सकती है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की दस्तकारी, लजीज खान पान और रिवायती मलबूसात को तैयार करने वाले हुनरमंद कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए इंतजामिया की जानिब से आए रोज ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर में JKTPO यानी जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 4 रोजा ट्रेड शो का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी दस्तकारों के साथ मुल्क और बैरूनी ममालिक से आए आर्टिजन्स ने अपने साजो सामान के साथ शिरकत की। यहाँ आने वाले लोग इस प्रोग्राम को वादी की रिवायती दस्तकारी के साथ मईशती और सियाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम मान रहे हैं। ये है श्रीनगर का हेरिटेज गार्डन। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड शो 2024 नामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें मकामी दस्तकारों के साथ मुल्क और बैरूनी ममालिक से आए हुनरमंद दस्तकारों ने अपने खूबसूरत प्रोडक्ट्स को लेकर इस शो में शिरकत की। प्रोग्राम में LG मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इन्होंने अपनी तकरीर में इस ट्रेड शो को एक साथ कई मसनूआत को बढ़ावा देने वाला इक़दाम करार दिया। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेड शो के द्वारा जम्मू कश्मीर की समृद्ध क्राफ्ट परंपरा तथा विभिन्न राज्यों के क्राफ्टमैन के बीच आपसी समझ बढ़ाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये। और बाहर से जो बायर्स आए हैं, इस अनमोल विरासत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दिलाने में उनका भी योगदान होगा। श्रीनगर के इस 4 रोजा ट्रेड शो का मकसद मकामी दस्तकारों और कारीगरों को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था जिससे इन्हें एक ही जगह पर मुल्की और बैरूनी ममालिक से आए तिजारतकारों और कारोबारियों के साथ गुफ्त-ओ-शुनीद का मौका हासिल हो, जैसा कि यहाँ यकीन होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। शो में आने वाले लोगों की दिलचस्पी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स की तरफ बनी हुई थी, जो मकामी कारीगरों की जानिब से बनाए गए कश्मीरी कालीन, सोजनी, वुड कार्विंग, पश्मीना शॉल्स, एम्ब्रॉयडरी, पेपर मैशी और कई शानदार रिवायती मलबूसात और घरेलू आराइश की मसनूआत से सजे हुए थे। दस्तकारी को बढ़ावा देने वाले ऐसे मुस्बत इक़दामात की शो में आने वाले शायकीन के साथ मारूफ दस्तकारों ने भी जमकर तारीफ की।
بہت سا بوری ہر ایک کرافٹ ہے یہاں پر, ہر ایک سٹال ہے, ملک مختلف کرافٹ ہے, ہر ایک کرافٹ کو یہاں لایا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی کام ہے, بہت اچھی کام ہے, میں بہت خوش ہوں اس بارے میں. ساتھ ساتھ میں جو فوڈ پروسیسنگ کے کھانے پینے کے حوالے سے ان کے کھانے پینے بھی دیتے ہیں اچھی طرح سے. ان کا پروگرام بہت بڑھیا ہے, خاص کر آل انڈیا ہینڈی کرافٹ کو میں ان کے ساتھ وابستہ ہوں, تو ان کا بھی بہت بڑھیا پروگرام ہے. آج سب 4 روزہ پروگرام ہے, باہر سے بھی بہت سے باہر بالکل بالکل ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے. بالکل بالکل, اس سے تو پہچان ہو جاتے ہیں, مطلب اس سے تو جان پہچان ہو جاتی ہے. وہ ان کو ہماری پہچان ہوتی ہے, ہم نے ان کسٹمروں کی پہچان ہو جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل, یہ ایک میلہ بنتا ہے, ہر ایک یہاں پر آتا ہے, یہ بہت خوشی کی بات ہے. سری نگر میں منعقدہ یہ شو مقامی دستکاروں اور کاریگروں کے لیے ایسا فائدہ مند موقع بن کر سامنے آیا جس میں ان کی مصنوعات کی ہاتھوں ہاتھ بکری سے انہیں کافی منافع ملا. قابل ذکر ہے کہ حالیہ چند برسوں میں جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے مختلف شعبوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اثر انداز طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, جس سے صرف مقامیوں کو ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے شعبے دستکاری سے جڑے لوگوں کو بھی مزید فائدہ ملتا دکھائی دے رہا ہے. یہاں آرٹ اینڈ کرافٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کشمیری آیا ہے. ہمارا سارے ناگالینڈ کی پروڈکٹس لے کے آیا ہے, اور یہاں میں آ کے ہم کو ریسپانس بھی ملا ہے اچھا, اور بہت اچھا لگا یہاں کشمیر میں آ کے. کس طرح کا ہیلپ اس سے مل سکتا ہے اگر اس طرح کے شوز اور ہوں گے؟ یہاں کے آرٹ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے, یہاں کے آرٹیزنس کو ناگالینڈ کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ایک کلچرل ایکسچینج بھی ہوتا ہے. ہاں, کلچرل ایکسچینج بھی ہوتا ہے. یہاں میں آ کے بہت سارا کلاکار الگ الگ اپنا کلاکار کو لے کے شو کرتا ہے. ہم کو بھی کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. بہت سارا ڈپارٹمنٹ سے الگ الگ لے کے آیا, ہم کو بہت اچھا لگا اور ہم کو بہت سیکھنا بھی ملا ہے. ہاں, جموں کشمیر انتظامیہ کا یہ پروگرام صرف دستکاری کو بڑھاوا دینے کے لحاظ سے اہم ثابت نہیں ہوا بلکہ اس سے یہاں سیاحتی سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے والا قدم بھی مانا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ دستکاری سے جڑے لوگ ایسے پروگرامز اور شوز کو زیادہ سے زیادہ منعقد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. پروفیسر سجاد رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ISI اور MI کو نیلم سے اغوا کیے گئے خواجہ خورشید کو پیش کرنے کا فرمان جاری کیا ہے. پاکستانی مقبوضہ جموں و کشمیر میں پاکستانی ایجنسیوں کی جانب سے شاعر احمد فرحات کے اغوا کرنے کے بعد یہ دوسرا بڑا معاملہ ہے. مقامی لوگوں کو پاکستانی فوج کو یہ علاقہ فوراً خالی کرنے کے لیے کہنا چاہیے. یہی واحد طریقہ ہے جس سے یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی رک سکتی ہے. فہد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہم لوگ گرین ٹورزم کمپنی کے 37 پبلک ریسٹ ہاؤس اور زمینوں کے غیر قانونی لیز کو ایکسپوز کرنے پر یاور عباس کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں. انفارمیشن اینڈ PR J&K نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ورلڈ کرافٹ کاؤنسل کی جانب سے سری نگر کو آفیشل طور پر ورلڈ کرافٹ سٹی کا درجہ دیا گیا ہے. یہ اعزاز شہر کی شاندار ثقافت اور ورثے کے بارے میں بتاتا ہے. سری نگر گرل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وادی میں اس وقت چیری کا سیزن ہے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ خاتون سیاح روایتی کشمیری ملبوسات پہن کر ڈل جھیل میں شکارا رائڈ کا لطف لے رہی ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے.
बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सरबराह शब्बीर अहमद शाह ने जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान को गैर हकीकत पसंदाना करार देते हुए उससे मुस्तरद कर दिया है। न जाने क्यों पाकिस्तान के बड़बोड़े चैनल पीटीवी को हुर्रियत रहनुमाओं की बातें इतना रास आती हैं, जिनका न तो कश्मीरी अवाम में एहतराम है न ही उनकी कोई सियासी पकड़ है। दरअसल पीटीवी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बेवजह की बातों को तूल देने से चैनल में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करने का असल मकसद पूरा होता है। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में खबरें न तो कोई देखना चाहता है और न ही सुनना। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम बचपन से लेकर जवानी तक तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम रखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उनके मुहज्जब और रोशन ख्याल बन जाने का खदशा रहता है। तालीम को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी ही ऐसी रही है कि बच्चों को तालीम ना देकर उन्हें इससे दूर रखा जाता है, और ऐसा आज से नहीं बल्कि जिस दिन से पाकिस्तान ने यहाँ गैर आईनी कब्जा किया तब से लेकर आज तक वो मकामी बाशिंदों के मुस्तकबिल से ऐसे ही खेलते आया है। इसका इल्म तब होता है जब जिला शिगर के मासूम बच्चे हर रोज बेहद मुश्किलात का सामना करते हुए तालीम हासिल करते देखे जाते हैं। एक ही कमरे के अंदर पहली से 5वीं जमात तक के एक साथ पढ़ते ये तालिब इल्म सबूत हैं पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तालीम से मुताल्लिक सहूलियात की अदम दस्तयाबी का। 7 दहाइयों से यहाँ के अवाम का हर सतह पर इस्तेहसाल कर रहा पाकिस्तान इन्हें एक मुकम्मल स्कूल बिल्डिंग भी नहीं दे सका है। जिला शिगर के दासू वैली में मौजूद ये स्कूल गुज़श्ता 8 बरस से धीरे धीरे तामीर हो रहा है। वैसे तो इसे 6 महीने में तामीर हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना अरसा बीत जाने के बाद भी अभी सिर्फ कुछ क्लासरूम ही बन सके हैं। ऐसे में सैकड़ों बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस खित्ते में बसाए जाने वाला तबका तो अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा लेता है, जहां बुनियादी ढांचे के साथ साथ हर सहूलत दी जाती है, लेकिन बेशतर मकामी अपने और अपने बच्चों की फूटी किस्मत का रोना रोते रह जाते हैं। आज मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ ये हाई स्कूल दसो है, मेरे पस मंजर में आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अगर इसकी बात करें, ये पिछले तकरीबन 7-8 सालों से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी भी ये तामीर नहीं हुआ, ये मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से बच्चे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। बच्चों को मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी ये गुजारिश है, आप लोग क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने की नारा लगाते हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को स्कूल में इनरोल करने की आप बात करते हैं, कम से कम इनके ऊपर काम करें। बच्चे वापस ला के आपने कहाँ बिठाना है। बच्चों के वालिदैन और मकामी बाशिंदों को इस बात का इल्म जरूर है कि अच्छा स्कूल होता क्या है, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी इल्म है कि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब कुछ होते हुए तो देखा है। हैरानी होती है कि इन हालात में ये बच्चे बिना किसी गिला शिकवे के निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए। ऐसे स्कूलों में तालीम हासिल करने आ बैठते हैं। ये बच्चे इसीलिए कोई शिकवा नहीं करते क्योंकि उन्होंने बेहतरीन स्कूल देखा ही नहीं। उन्हें इस बात का तस्वुर भी नहीं कि एक जदीद स्कूल होता कैसा है। काबिल तारीफ है ये बच्चे और उनका जज्बा जो इन मुश्किल हालात में भी तालीम हासिल करना चाहते हैं। बिल्डिंग की हालत क्या है और जो यहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ लगाए गए हैं ये भी इंतहाई नाकिस किस्म के थे। तो यहाँ के अमायदीन ने जो है दरख्वास्त दिया, तो इसके बाद जो है इसको 2-3 साल के लिए अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं है। बच्चे सर्दियों में उस खटकते सर्दी के अंदर बच्चों ने जो है यहाँ पर पढ़ाई की, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मसाइल का शिकार है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आगे आप आगे देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट जो है दीवार को अभी तक किसी ने, यानी हमने महकमा तालीम के पास जाकर इस शिकायत को वहाँ पर दर्ज किया था। इसके बाद डीसी साहब के पास गए थे, एसी साहब के पास गए थे, सबको ये बताया कि इस स्कूल का जो वाल है, जो दीवार है, उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया। लिहाजा इसके बाद भी किसी भी अदारे की तरफ से कोई पुरसान हाल नहीं है। आप देख सकते हैं कि गायें, बकरी, भैंस जो भी आते हैं यहाँ पर जो है आकर अपने जो है लोग यहाँ पे गायें वगैरह चरवाने के लिए लेके आते हैं।
तो क्या यहाँ मौजूद तालीमी महकमे के अफसरान को बरसों से इन हालात में तालीम हासिल करते बच्चों और उनकी मुश्किलों का इल्म नहीं है? जी हाँ जनाब, बिल्कुल है। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान से आए ऐसे अफसरों को तो रखा ही इसलिए गया है कि इन बच्चों को मालूम न हो कि तालीम का बुनियादी ढांचा कैसा होता है, उनमें किस तरह की सहूलियात होती हैं। यहाँ के बच्चों की जिंदगी तालीम की शमा से रोशन न हो जाए, वो अच्छे और बुरे में फर्क न करने लगे। मसलन उन्हें अच्छे और वो जिस तरह के स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं उसका फर्क मालूम न हो जाए। इसी खदशे में पाकिस्तान ने यहाँ तालीमी निजाम को दहम बहम कर रखा है। क्लासरूम के अंदर और स्ट्रेंज की वजह से बच्चे जहनी अजियत के शिकार बने हुए हैं। हम अगर बात करें तो ये हमारे जो 10वीं के जो पूरा प्रेयर से लेकर अगर नर्सरी की बात किया, ग्रेड 10 के तक बात किया जाए तो बच्चों को हमने 3-4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। नीचे प्राइमरी स्कूल है उसमें एडजस्ट किया हुआ है, हमने कम्युनिटी ने ताउन करके मदरसे में एडजस्ट किया हुआ है। इसके अलावा क्लासरूम की कमी की वजह से न यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉपर IT लैब है, न यहाँ पर हमारे पास कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स का लैब मौजूद है। हमने एक क्लासरूम की शदीद कमी की वजह से यहाँ पूरे IT लैब को भी एज हम क्लासरूम इस्तेमाल करते हैं। जिस खत्ते में नौनिहाल और नौजवान दोनों ही जद्दोजहद में उलझे हों, उस खत्ते का मुस्तकबिल भला कैसे संवर सकता है? पाकिस्तान जानता है कि अगर अवाम मसाइल में ही उलझे रहे और यहाँ के तलबा और तालिबात पढ़ लिख कर बाशऊर नहीं बने तो फिर इस खत्ते को गुलाम बनाए रखने में उसे कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। यही वजह है कि वो बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने में लगा है। यकीनन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तुलबा और तालिबात को बेशतर मुश्किलात का सामना है। स्कूल बहुत कम हैं और जो हैं उनमें सहूलियात नाकिस किस्म की हैं, तो फिर बच्चे भला पढ़ें कैसे? बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। पूरी दुनिया में लोगों को दुनियावी भुलावों को छोड़कर दीन के राह पर गामजन रहने के लिए जम्मू कश्मीर में सूफी संतों की जियारत गाहों से पैगाम मिलता रहा है। इन्हीं मारूफ सूफी संतों में से एक थे जिला राजौरी के सूफी संत लाल दीन, जिनके आस्थाने में हर साल जायरीन बड़ी तादाद में पहुंचकर उनकी नसीहतों को याद करते हुए उर्स मुबारक मनाते हैं। हालिया रोज भी जिला राजौरी में बाबा लाल दीन का सालाना उर्स बड़े शानो शौकत के साथ मनाया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों ने शिरकत की और उनके फैज से फैजियाब हुए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जिला राजौरी में सूफी संत बाबा लाल दीन के आस्थाने पर अपना अकीदा पेश करने वाले जायरीन के जहन में बार बार उभर आए हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, सूफी संत बाबा लाल दीन का नाम बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जम्मू कश्मीर के मारूफ सूफिया में लिया जाता है। लिहाजा सूफी संत लाल दीन सोडा पानी वाले बाबा के सालाना उर्स पाक में बड़ी तादाद में जायरीन शामिल हुए। इस मुकद्दस मौके पर मुल्क की तरक्की और आपसी हम आहंगी की दुआएं मांगी गईं। आज यहाँ किबला हजरत साईं लाल दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो ज़िला राजौरी की मशहूर और मारूफ खानका है और जिसका फैज़ पूरे जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। आप सिलसिला कादरिया के बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, तो आपका ये सालाना उर्स मुबारक जो तकरीबन 45-46 साल से मुसलसल यहाँ पर बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बिला लिहाज रंग व नस्ल मज़हब व मिलत यहाँ लोग शरीक होकर हज़रत किबला साईं लाल दीन सोडा पानी वाले के मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर आपको खिराज अकीदत पेश करते हैं, ईसाले सवाब करते हैं। तेजी से भागती जिंदगी में हर इंसान अपनी दुनियावी जरूरतों को पूरा करने की जस्तजू में दीनी बातों को भूलता जा रहा है। ऐसे में इन सूफिया की सुझाई गई बेशकीमती सीख इंसान को नेकी की राह पर गामजन रखे हुए है और समाज को आपस में जोड़े हुए है। शायद
यही वजह रही कि बाबा लाल दीन के इस मुकद्दस दरबार में सिर्फ राजौरी से ही नहीं बल्कि आसपास के मुख्तलिफ इलाकों से भी अकीदतमंद यहाँ हाजिर हुए और अपने साथ साथ समाज की तरक्की और खुशहाली की दुआएं भी मांगी। हजरत की जिंदगी में भी यहाँ ज़ायरीन आते थे और इंतकाल के बाद भी आज तक इस खानका से लोग काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। साल में 6 हाड़ हजरत का खुद उर्स होता है। हजरत के बेटे जो हजरत मियाँ अहमदीन साहब चंद साल पहले ही इस दुनिया से, वो एक दरवेश आबिद और एक खुदा रसीदा बुजुर्ग थे जिनका इंतकाल हुआ, उनका भी यानी उर्स होता है। जम्मू कश्मीर में सूफी संतों की तालीमात का ही नतीजा है कि इन खानकाहों पर अवाम का अकीदा बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ अलग अलग मजहब व मिल्लत के मानने वाले लोग एक साथ रहते आए हैं। लोगों को आपसी इख्तिलाफात भुलाकर मिलजुल कर रहने की तरगीब यहाँ मिलती है। इस मौके पर मौजूद उलमा इकराम ने अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी और बाबा की तरफ से दी गई नसीहतों के बारे में अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को बेदार किया। यहाँ ये उर्स से पाक जो है ये तकरीबन लगभग 40 साल से चला आ रहा है और यहाँ अच्छी तादाद में एक साल से दूसरे साल यहाँ पे अक्सरियत होती है लोगों की, मेहमानों की। और जो लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं वो इंशाल्लाह अपनी मन्नत को पूरे दिलजोई से पूरी करते हैं, समझते हैं और इसलिए यहाँ पे दिन ब दिन ये रश बढ़ रहा है। और यहाँ का जो इंतज़ाम है ये भी हर जगह से मुख्तलिफ है। बरसा बरस से जम्मू कश्मीर की सरजमीन से मकामी लोगों ने कसरत में वहदत की मिसाल पेश की है। फिर चाहे बात एक दूसरे के तीज त्योहार में शामिल होने की हो या फिर उर्स मुबारक में हाजिर होकर अपना अकीदा पेश करने की, मौका चाहे जो भी हो, लोग ऐसे मारूफ सूफी संतों की जानिब से दी गई तालीमात पर अमल पैरा होते हैं। इसीलिए इस उर्स मुबारक में भी हर मजहब व मिल्लत के मानने वाले ज़ायरीन यहाँ आए और फैज़याब हुए। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।